नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों आज का जो हमारा क्लास होगा वो क्लास नंबर दूसरा होने वाला है और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो हिंदी भाषा रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो वर्ण विचार, जिसमें हम लोग व्यंजन के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला मैंने आप लोगों का ना हिंदी भाषा में ना जो सबसे फर्स्ट क्लास लिया था उसमें वर्ण विचार के अंतर्गत ना हम लोग स्वर के बारे में चर्चा किया था और विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताया था। तो आज की क्लास में हम लोग ना व्यंजन के बारे में ना विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और इसमें जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं ना, सारी चीज़ों को मैं आप लोगों का जो इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा उन सारी चीज़ों को लेकर के आया हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैं आप लोगों को थोड़ी से ना थ्योरी पढ़ाऊंगा और उसके बाद तो टोटल 25 से 30 एमसीक्यू कराऊंगा। तो आप लोगों को क्या करना है, जो मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा ना तो उसमें जितने भी मैं आप लोगों को नोट करने के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा ना, तो उसे आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, मतलब आप लोगों को थोड़े थोड़े नोट्स बनाते हुए चलना है। एक्चुअल में क्या है कि 1 फरवरी 2026 को आप लोगों का सीजी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है और एग्ज़ाम से लगभग एक हफ्ते पूर्व आप लोगों को शॉर्ट नोट जो बनाए होंगे उसको क्विक रिवीजन करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इसीलिए ना थोड़े थोड़े मेरे साथ ना नोट्स बनाते हुए चलिए। जिसको नोट करने के लिए बोलूँगा उसको नोट कीजिएगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा उसको मैं आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, और आप सभी लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार की जब भी मैं क्लास लेकर आऊँ सबसे पहले आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन मिल पाए। ठीक है, और इसका जो पूरा पीडीएफ रहेगा ना वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो जा करके सर्च कीजिए बाय एमडी धीवर करके ना, तो वहाँ पर आप लोग इस क्लास का जितने भी पीडीएफ रहेगा ना वो सारी चीज़ को आप लोग प्राप्त कर सकते हो और दोबारा उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, और आज का जो हमारा क्लास है ना वो लगभग 6-7 दिनों बाद आया है। एक्चुअल वजह ये था कि मेरा जो फ़ोन था ना जिससे आप लोगों का क्लास लेता था ना, तो वो फ़ोन पूरी तरह से ख़राब हो चुका था। तो इस वजह से ना मेरा ये प्रॉब्लम आ रहा था, तो इस वजह से आप लोगों का जो क्लास है वो नहीं ले पा रहा था। ठीक है, तो चलिए आज से ना हम लोग ना डेली ना पर डे एक क्लास आप लोगों का आएगा, क्योंकि जब तक कि आप लोग का सीजी टेट का एग्ज़ाम हो नहीं जाता पूरी तैयारी कराना, पूरा सिलेबस को कंप्लीट कराना ये मेरी अपनी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए ना चलिए फटाक से हम लोग ना इसके थ्योरी को अब पढ़ते हुए चलते हैं। जिस चीज़ को मैं नोट करने के लिए बोलूँगा आप लोग नोट कीजिएगा। ठीक है, हल्के में आप लोगों को नहीं लेना है, ये बात आप लोग याद रखिए। ठीक है, सबसे पहले आज के टॉपिक को देखिए, व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण की परिभाषा को सबसे पहला पढ़िए। परिभाषा: स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण अर्थात जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है व्यंजन कहलाता है। जैसे क ख ग घ आदि करके दिया है। इसकी परिभाषा को थोड़े से आप लोगों को सरल तरीके से समझाऊँ ना, तो व्यंजन उस वर्ण को कहते हैं जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होता है। मतलब जो व्यंजन है ना वो परतंत्र है, स्वतंत्र नहीं होता। इसके प्रकृति को भी देखोगे तो यही बोलता है, व्यंजन परतंत्र है, स्वतंत्र वर्ण नहीं। इसका मतलब यह है कि आप जब व्यंजन का उच्चारण करोगे, मतलब उसको पढ़ोगे ना, तो स्वरों की सहायता से ही वो जो व्यंजन है उसको बोला जाता है। कैसे, तो आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। ये जो क लिखा है तो उसमें क्या छुपा हुआ है, क धन अ छुपा हुआ है। का, तो अगर आप क का उच्चारण करोगे तो क के साथ अ का भी उच्चारण हो रहा है, और ये जो क है वो व्यंजन वर्ण है और ये जो आ है वो स्वर वर्ण है। तो जो व्यंजन वर्ण है वो स्वरों की सहायता से बोला जाता है, तो इसीलिए बोला जाता है कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं। आप लोगों को परिभाषा समझ में आया। उसके अलावा संख्या के बारे में जान लेते हैं इसके। मूलतः व्यंजन की संख्या कितना है, तो 33 है। कितना है, तो 33 है। नेक्स्ट को पढ़िए। वर्तमान में व्यंजन वर्ण की संख्या 35 है। कितना है, तो वर्तमान में व्यंजन वर्ण की जो संख्या है वो 35 माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट को पढ़िए। परंपरागत स्वरूप से व्यंजन मूल व्यंजन की संख्या 33 मानी गई है, जिसमें द्विगुण व्यंजन डमरू और ढक्कन को शामिल नहीं किया गया था, किंतु वर्तमान में इन्हें मूल व्यंजन में शामिल किया गया है। इस कारण वर्तमान में कुल संख्या 35 हो गई है। तो 33 से कितना हो गया है, जो व्यंजन वर्ण है वो तो 35 हो गया मूल व्यंजन की संख्या। ठीक है, और ये जो 2 व्यंजन बढ़ाने का श्रेय किसे जाता है, तो केंद्रीय हिंदी निर्देशालय द्वारा। किसे, तो केंद्रीय हिंदी निर्देशालय द्वारा ना जो 33 मूल व्यंजन की जो संख्या है उसमें 2 और बढ़ा करके 35 कर दिया गया है। ये बात आप लोगों को याद रखना है और नोट करना चाहो तो नोट कर लो। ठीक है, चलिए उसके अलावा इसके विशेषता के बारे में जानते हैं। फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। व्यंजनों के उच्चारण में ध्वनियाँ मुख गुहा के भीतर विभिन्न स्थानों से टकराती है, अर्थात उनका स्पर्श करती है। तो इसका जो फर्स्ट विशेषता है उसे आप लोगों को समझाओ ना। तो जब आप व्यंजन का उच्चारण करते हो, मतलब बोलते हो या पढ़ते हो ना, तो आपकी जो मुख गुहा है, मतलब आपका जो मुंह है जिसमें आप लोग का टंक है, जीभ है ना, वो ऊपर नीचे हमेशा होते रहता है, ऊपर नीचे से टकराते रहता है ना। तो इसी की वजह से आपका जो व्यंजन का उच्चारण है ना, या आप जो बोल पाते हो, जो
ध्वनि निकल पाता है ना, तो वो हो पाता है। तो ये कहा गया है इसकी फर्स्ट विशेषता में। दूसरा इसकी विशेषता को पढ़ो, प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ की ध्वनि छिपी रहती है, आ के बिना किसी भी व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। जैसे करके दिया है, देखो ये जो ग दिया है वो और घ दिया है वो, तो ग में क्या छुपा है, ग प्लस आ, और घ में क्या छुपा है, घ प्लस आ करके। तो ये जो घ या ग का उच्चारण करोगे तो उसमें लास्ट में आ रहना, आ छुपा है ना। सेम आप लोगों को ये एग्जाम्पल के थ्रू बताया ना, सेम टू सेम इसमें भी यही कहा गया है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया ना कि व्यंजन जो है वो क्या है, परतंत्र है, स्वतंत्र वर्ण नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद ना इसके वर्गीकरण के बारे में जानते हैं, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। व्यंजन को निम्नलिखित वर्गों में विभक्त किया गया है। ये व्यंजन को कितने भागों में विभक्त किया गया है, सबसे पहला 2 भाग में विभक्त किया गया है। कौन कौन सा, तो मूल व्यंजन। मूल व्यंजन की संख्या कितना है, तो 33 प्लस 2 मतलब 35 हो गया, ये बात आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है, तो 4 है। तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन सा है, तो आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं ना, तो संयुक्त व्यंजन की जो संख्या है ना, वो आप लोगों का छा छतरी का क्या, तो छा छतरी का आप लोग को पता होगा। उसके अलावा ज्ञा ज्ञानी का, उसके अलावा श्रा श्रमिक का, उसके अलावा त्रा त्रिशूल का, ये चारों के चारों है ना वो संयुक्त व्यंजन कहलाता है। क्या, तो छा छतरी का, ज्ञा ज्ञानी का, श्रा श्रमिक का और ये जो त्रा त्रिशूल का है ना, ये सारे के सारे आप लोगों का संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। और ऐसे क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, आप लोगों से छा छतरी दे दिया जाएगा या ज्ञा ज्ञानी या श्रा श्रमिक दे दिया जाएगा, और आप लोगों से पूछा जाएगा कि ये कौन से व्यंजन के अंतर्गत आता है बताइए। तो आप लोग इसे नोट करके रख लीजिए। ठीक है, चलिए उसके अलावा मूल व्यंजन कौन कौन से हैं ये हम लोग जानते हैं। सबसे पहला मूल व्यंजन के अंतर्गत पहला जो आता है वो स्पर्श व्यंजन आ जाएगा। स्पर्श व्यंजन के बारे में मैं आप लोगों को नीचे बताऊंगा। और स्पर्श व्यंजन जो है ना, वो आप लोगों को एक लाइन से एक चीज़ याद रखना है। क्या, तो आप लोगों को क च ट त प, क्या क्या, तो क च ट त प, ये पांचों के पांचों आप लोगों को याद रखना है। आप लोगों को नीचे अभी स्पर्श व्यंजन के बारे में बताऊंगा, ठीक है, डिटेल में। दूसरा आप लोगों को क्या याद रखना है, अंतस्थ की संख्या कितना है, तो अंतस्थ जो व्यंजन है ना, तो उसकी संख्या 4 है। कौन कौन सा है, या, र, ल और ये जो वा है ना, ये चारों के चारों आप लोगों का अंतस्थ हो जाएगा। कौन कौन सा, तो या, र, ल और व जो है ना, ये चारों के चारों अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। ऐसे जो अलग अलग व्यंजन को बांटा गया उसे आप लोग नोट करके रखिए। ठीक है, चलिए उसके अलावा तीसरा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितना है, तो ऊष्म व्यंजन की जो संख्या है वो 4 है। कौन कौन सा, तो श, फिर से श, और फिर एक वाला जो श आता है वो श, और चौथा जो होगा वो ह हो जाएगा। क्या क्या, तो सबसे पहला श, 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 ह हो जाएगा। ठीक है, तो ऊष्म व्यंजन के बारे में आप लोगों को ये चारों को याद रखना है। ठीक है, कौन कौन सा, तो ये श, 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 ह, मतलब तीनों जो स है ना वो आप लोगों को याद रखना है, और चौथा जो होगा वो ह हो जाएगा। ये आप लोगों का ऊष्म व्यंजन कहलाएगा। आप लोगों को लिखावट में थोड़ी सी दिक्कत होगी ना, तो आप लोग जो मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, और चौथा में देखा जाए ना, तो चौथा में उत्प्रेक्षी व्यंजन 2 होगा। कौन कौन सा, तो डमरू का और ढक्कन का जो रहेगा आप लोगों का ना, वो सारे के सारे आप लोगों का दोनों जो है ना वो उत्प्रेक्षी व्यंजन के अंतर्गत आएगा। क्या क्या, तो ड डमरू का और ढ ढक्कन का जो रहेगा ना वो आप लोगों का उत्प्रेक्षी व्यंजन कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग ना ये जो चारों अलग अलग जो दिया है ना उसको अलग अलग करके पढ़ेंगे डिटेल पूर्वक। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगा मैं और भी। चलिए उसके अलावा ना आप लोगों को सबसे ज़्यादा जिसे याद करना है, रटना है या जो करना है आप करो, मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोगों को याद होना चाहिए। ये जो टेबल दिया है वो सारे के सारे आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, मतलब हिंदी ध्वनियों के उच्चारण जो स्थान दिया है ना उसे आप लोगों को याद रखना है। अगर आप लोगों को ये टेबल एक बार याद हो गया ना, तो आप लोगों का 10 से 15% क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा हिंदी का। ठीक है, इसी में से ही पूछा जाएगा। सबसे पहला आप लोगों को इसे याद करने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ। तो ये जो टेबल है आप लोगों को कैसे याद करना है, इसको बताने से पहले आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिएगा। ठीक है, आप लोगों के मन में हजारों प्रकार के सवाल उठ रहे होंगे, चाहे अपने करियर को लेकर के, आगे क्या होगा उसको लेकर के, चाहे वो डीएड बीएड की काउंसलिंग को लेकर के, या सीजी टेट का एग्ज़ाम हम लोग किस प्रकार से दिलाएं, इन सारी चीज़ को लेकर के ना अगर आप लोगों के मन में हजारों सवाल आ रहे होंगे और आप चाहते हो ना कि मैं अपना जो पर्सनल नंबर है आप लोगों को शेयर करूं, सजेस्ट करूं, तो और आप अपने ना जो पर्सनल जो प्रॉब्लम है उसे मेरे से डायरेक्ट बात करके सॉल्यूशन चाहते हो ना, तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले ना आप लोग का जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन करना है। और ज्वाइन करके ना आप लोग को क्या है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैं उसका लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल का, तो उसको ज्वाइन
कर लेना और ज्वाइन करने के बाद ना आप लोगों को उसी टेलीग्राम चैनल पर ना एक फ़ोनपे का QR स्कैनर मिलेगा। तो आप लोगों को केवल 200 रुपये फ़ोनपे करना है उस पर, और करने के बाद ना उसका जो स्क्रीनशॉट रहेगा ना उसको मेरे जो इंस्टाग्राम ID है ना बाय MD धीवर करके, तो वहाँ आप लोग मेरे को शेयर कर दीजिए। और आपको शेयर करते ही ना मैं अपना जो पर्सनल नंबर है उसे आप लोगों को पर्सनल तौर पे दे दूंगा। तो आप लोग किसी भी टाइम ना कभी भी आप लोग मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हो। बात करके जो भी प्रकार की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, गाइडलाइन चाहिए, सारे के सारे आप लोग ले सकते हो, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि सर ये 200 रुपये की ज़रूरत क्या है, आप तो ऐसे भी दे सकते हो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल मैं ना फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोगों को अपना नंबर दे सकता हूँ, लेकिन एक वजह यह है कि अगर मैं फ्री में आप लोगों को नंबर दे दिया ना तो आप लोग का जो छोटा छोटा भी जो प्रॉब्लम है ना आप लोग ईजिली सर्च करके भी आप लोग जान सकते हो या खुद से भी निकाल सकते हो। तो उसको पूछने के लिए आप मेरे को फ़ोन करोगे हर चीज़ के लिए, है ना। तो इसीलिए जिसको विशेष आवश्यकता है, जिसको लगता है कि मुझे गाइडलाइन की आवश्यकता है, जिसको लगता है कि पर्सनल मैं बात करके सर से पूछ सकता हूँ, ऐसा जिनको विशेष आवश्यकता है ना मेरे नंबर का सजेशन के लिए, तो मैं उसके लिए ये क्राइटेरिया रखा हूँ, ठीक है। और अगर आप लोग अभी CG टेट का कोचिंग करने भी जाओगे ना तो आप लोगों को 8 से 10 हज़ार में सिर्फ आपको कोचिंग दिया जाता है। आप लोगों को पता होगा कोचिंग सेंटर वाले 8 से 10 हज़ार लेंगे ही लेंगे। तो मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ा रहा हूँ, केवल नंबर के लिए 200 रुपये ले रहा हूँ और उसके अलावा किसी भी प्रकार का नहीं। और आप लोग चाहते हो कि नॉर्मल क्वेश्चन करना है तो इसी वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कर दीजिए, उसका भी जवाब मैं दूंगा। लेकिन आप लोग चाहते हो कि कभी भी मैं फ़ोन करके आप लोगों से बात करूँ बोल करके ना, तो आप लोग इसको ज्वाइन करके ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, मैं फोर्स बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, आपके ऊपर है, लेना चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज़ फिर ऐसे ही कमेंट कर दीजिएगा, उसका भी मैं जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग ना पढ़ाई पे आते हैं। ये तो आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए लास्ट तक की आप लोग सोचिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग ना हिंदी ध्वनियों के जो उच्चारण स्थान है ना उसको आप लोगों को सरल तरीके से कैसे याद रखना है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बार बार इसे याद रखना, बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलिए इसको ना सरल तरीके से याद करने का ट्रिक बता दे रहा हूँ सबसे पहले आप लोगों को। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, ये जो फर्स्ट वाला जो नाम वाला जो टेबल दिया है ना, सबसे पहले आप लोगों को इसे याद करना है। इसको कैसे याद करोगे, तो सबसे पहला 1 से लेकर की 8 तक की आप लोग रटो चाहे याद करो मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोगों को एक लाइन से होना चाहिए। कैसे, तो सबसे पहला कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य, ओष्ठ, कंठ तालव्य, कंठोष्ठ और दंतोष्ठ, ऐसे एक लाइन से याद होना चाहिए। क्या, तो कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य, ओष्ठ, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, कंठव्य। तो ऐसे टाइप से आप लोग एक लाइन से याद रखिएगा, तभी आप लोगों से होगा। जब एक लाइन से आप लोगों का ये वाला जो टेबल है वो याद हो जाएगा ना, तो उसके बाद आप लोगों को ये जो सेकंड जो स्वर दिया है ना उसको आप लोगों को याद रखना है। क्यों ये इसको मैं याद करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर आप लोग को एक लाइन से ये कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य, ओष्ठ, कंठ तालव्य, कंठोष्ठ और दंतोष्ठ ऐसे हो जाएगा ना, उसके बाद आप लोग तो बचपन से अनारा में पढ़ते आ रहे हो ना, भूलोगे तो नहीं ना। तो आप लोग क्या कीजिएगा, 1 से लेकर के 8 तक लिखिएगा, उसके अलावा फिर अनार का, आमे का और आहा, ये 3 तो आप लोग पहला टेबल पे लिखना। उसके बाद फिर अनार आमे के बाद क्या आता है, इमली का एक का नीचे लिखना। इमली का एक का लिखने के बाद फिर री ऋषि का एक लिख लेना, अपने माइंडसेट पे बिठा लेना। उसके बाद चौथा जो टेबल रहेगा उसको ब्लैंक छोड़ देना, और पांचवा जो टेबल है उसमें उल्लू का ऊन का, और उल्लू का ऊन के बाद क्या आएगा, उल्लू का ऊन के बाद फिर क्या, ऋषि को छोड़ पहले से लिख दिया तो उसके बाद एड़ी का, ऐनक का, तो नीचे वाला टेबल में लिखोगे। और एड़ी का, ऐनक के बाद क्या आएगा, ओखली का और औरत क्या आ जाएगा, तो उसका टेबल वाले में लिख दोगे। उसके अलावा फिर 7वां को छोड़ देना है और 8वां में फिर अंगूर का लिख देना है। तो ऐसे आप लोग अनार आमे का लिखोगे तो एक वाइज लाइन वाइज से आप लोगों को याद होगा कि नहीं, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। किसी चीज़ को आप बार बार करोगे तो प्रैक्टिस के तौर पे वो याद हो जाता है। तो ऐसे आप लोगों को याद करना है, पहले 1 से लेकर के 8 तक इसे याद करना है। फिर अनार का आमे तो आप लोग जानते हो, बस टेबल पे बैठाना है आप लोगों को। जब ये दोनों याद हो जाएगा उसके बाद फिर आप लोग व्यंजन पे आना है, ठीक है। और व्यंजन को कैसे याद करना है, सबसे पहला मैंने आप लोग को अभी क्या बताया था, क, च, ट, त, प, ये शुरू के 5 वर्ड आप लोगों को याद करने के लिए बोला था ना, जो 5 वर्ण है उसको। क से क्या होगा, क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ अड़ा, त थ द ध न और प फ ब भ म। 25 के 25 जो स्पर्श व्यंजन है वो आप लोग को याद हो गया कि नहीं एक लाइन से। तो आप लोगों को ऐसे याद रखना है पहला वाला। उसके अलावा बाकी ये जो अलग अलग दिया है उसको आप लोगों को कैसे याद करना है,
सबसे पहला वाला टेबल पे आप लोगों को ह लिखना है, ये ऐसे टाइप से याद रखना है। दूसरा टेबल पे आप लोगों को या और शा, इन दोनों को अलग अलग करके लिखना है, ठीक है। तीसरा टेबल पे क्या लिखना है, रा और शा लिखना है, ये वाला। चौथा टेबल पे क्या लिखना है, चौथा टेबल पे वाला जो शा है वो लिखना है और ला लिखना है क्या, तो सबसे पहला ह लिखना है, फिर या और शा, रा और सा, फिर ला और सा। तो ऐसे लिखोगे तो आप लोगों को ये भी याद हो जाएगा, एक दो बार ऐसे याद करोगे तो। उसके अलावा नीचे में फिर लास्ट में 9वां और 10वां के याद कर लेना जी। अलजिह्वा वर्ण, अलजिह्वा वर्ण इसमें तो ब्लैंक है, इसको नहीं लिखना है आप लोगों को। वार्ष्य वाला ये भी ब्लैंक है, इसको नहीं लिखना है। नासिक के जो वर्ण रहेगा ना, वो आप लोगों का ये जो कट चटअप जो किया हो उसका 5वां जो वर्ण है उसे आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। लास्ट वाला देखो ना जी, का खा गा घा अंगा चा छा जा जा, इया वाला टा ठा डा ढा अड़ा ता था दा धा ना और पा फा बा भा मा, ये लास्ट के 5 जो आएगा उसको आप लोगों को किस में लिखना है, तो नासिक के में लिखना है, आप लोगों को ऐसे याद रखना है। उसके अलावा अलजिह्वा में जो आप लोगों का खा गा गा जा फा, तो इसे कुछ कुछ को आप लोगों को तो थोड़े बहुत रटना ही पड़ेगा, ठीक है। और वात्सल्य में ना ला सा जा, तो इतना आप लोगों को रटना है। उसके अलावा उच्चारण स्थान को आप लोगों को याद करना या रटने की आवश्यकता नहीं, सेम टू सेम इसे याद कर लिए तो सेम है ये भी, ठीक है। कंठव्य मतलब कंठ होता है, तालव्य मतलब तालु होता है, मूर्धन्य मतलब मूर्ध होता है। इसे आप लोग को रटने की जरूरत पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो आप लोगों को केवल ये 3 टेबल को बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और अपना शॉर्ट नोट्स जो बना रहे हो उसमें आप लोगों को लिखना है, ठीक है, और बार बार उसे पढ़ करके याद करना है, ठीक है। चलिए, उसके अलावा उच्चारण प्रयत्न के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया ना उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला आप लोग फर्स्ट को देखिए, स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन कौन कौन सा है, तो आप लोगों को क्या याद करने के लिए बोला था, क च ट त प याद करने के लिए बोला था ना। तो का खा गा घा अंगा ऐसे याद रखना है, च छ ज झ इया टा ठा डा ढा अड़ा ता था दा धा ना और प फ ब भ म करके। तो ये जो इसमें 25 के 25 जो आप लोगों का वर्ण मिलेगा ना, तो इसमें जो 25 का जो लास्ट वर्ण मिलेगा ना आप लोगों का, जैसे का खा गा घा अंगा वाला जो पार्ट रहेगा वो, और टा ठा डा ढा अड़ा वाला ता था दा धा ना और प फ ब भ म, तो ये जो लास्ट के जो 5 वर्ण रहेगा वो, ये जो चौथा जो आएगा अनुनासिक के, उसमें आप लोगों को डालना है, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को समझ में आएगा ना। उसके अलावा दूसरा को देखो, संघर्षी। संघर्षी कौन कौन से आप लोग को फर्स्ट में बताया था ना, जो संघर्षी व्यंजन है वो श श श ह जो ह है ना, वो आप लोगों का संघर्षी व्यंजन हो जाएगा। उसके अलावा आप लोग देखना चाहो अनुनासिक के, तो अनुनासिक ये जो कर च ट त प बताना, तो उसमें का जो लास्ट वर्ण होगा ना वो आप लोगों का अनुनासिक के अंतर्गत आ जाएगा, तो आप लोगों को इसे याद रखना है। उसके अलावा नेक्स्ट को पढ़ो, उत्प्रेक्षी या द्विगुज वर्ण के बारे में। तो उत्प्रेक्षी या द्विगुज जो होगा वो डमरू और ढक्कन आप लोगों का उत्प्रेक्षी या द्विगुज हो जाएगा। और उसके अलावा ये जो पार्श्विक जो रहेगा वो आप लोग का ला हो जाएगा, और लुंठित जो रहेगा वो रा हो जाएगा। तो ऐसे आप लोगों को याद रखना है, सिर्फ कई ऐसे होंगे जिसे आप लोगों को रटने होंगे, ठीक है। उसके अलावा आठवां को देखो, अंतस्थ। तो अंतस्थ या अर्ध स्वर जो होगा वो या रा ला वा हो जाएगा, क्या, तो या रा ला वा और हा जो है ना वो आप लोग का अंतस्थ या अर्ध स्वर के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये 8 के 8 जो है ना वो आप लोगों को याद रखना है, चाहो तो नोट करके रख लो, ठीक है। चलिए, अब हम लोग ना इसका जो परिभाषा है उसको आप लोगों को एक एक करके बता देता हूँ, तो ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए, अब सबसे पहला ना ये जो पहला जो स्पर्श व्यंजन है ना उसके बारे में जान लेते हैं। इसकी परिभाषा को सबसे पहला पढ़ लीजिए। क वर्ग से प वर्ग तक 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन है। इसका उच्चारण क्रमशः कंठव्य, तालव्य, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से होता है। इस कारण इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है क्योंकि ये उच्चारण स्थान की अलग अलग एकता हुए वर्गों में विभक्त है। इन्हें 5 वर्गों में रखा गया है और प्रत्येक वर्ग में पंचम व्यंजन है। प्रत्येक वर्ग का नाम पहले व्यंजन के अनुसार रखा गया है, जो इस प्रकार से है। मतलब ये जो स्पर्श व्यंजन है ना उसकी जो संख्या वो कितनी है, तो 25 है। आप लोगों को ये याद रखना है। सबसे पहले आप लोगों को याद करने का तरीका बताया था ना मैंने आप लोगों को याद रखना है क च ट त प, ये पांचों के पांचों जो वर्ण है उसे पहले आप लोगों को याद रखना है। और क से क्या होगा, क ख ग घ अंगा, च से च छ ज झ इया, ट से ट ठ ड ढ अड़ा, त से त थ द ध ना और प से प फ ब भ म। ऐसे करोगे तो एक साथ आप लोगों को ना 25 के 25 व्यंजन आप लोगों को याद हो जाएगा। और आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहला मैंने आप लोग को बताया था ना कि
कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य, ओष्ठ। एक लाइन से आप लोग को याद करने के लिए बोला था ना 8 तक की, तो ये इसी लाइन में आ जाएगा सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, तो आप लोगों को ईजिली याद हो जाएगा। और उसके अलावा आप लोगों को क्या बताया था, ये लास्ट वाला जो वर्ण है ना, ये पाँचों के पाँचों आप लोगों का नासिक के हो जाएगा। मतलब नाक और मुंह से जो ध्वनि निकलता है उच्चारण करने में ना, तो उसे नासिक के बोलते हैं। तो ये नासिक के अंतर्गत ये लास्ट वाला पाँचों के पाँचों आ जाएगा, आप लोगों को उसे याद रखना है। और उसके अलावा आप लोग को बताया था ना, ये डमरू और ढक्कन जो होगा वो द्विगुज कहलाएगा आप लोगों का, तो इसे आप लोग नोट करके रख लीजिए, ठीक है। और उसके अलावा नोट में क्या लिखा है ध्यान से पढ़ो। प्रत्येक वर्ण वर्ग का पंचम वर्ण नासिक के व्यंजन कहलाता है। अभी आप लोग को बताया ना ये नासिक के बारे में, तो पांचवा जो रहेगा वो नासिक के कहलाएगा। और नासिक के व्यंजन वो व्यंजन होता है जो जिसका उच्चारण करने से ना नाक और मुंह दोनों से उसका जो ध्वनि है ना, मतलब उसका जो हवा है वो निकलता है, इसलिए इसे नासिक के व्यंजन कहते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। दूसरा को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अंतस्थ व्यंजन या रा ला तथा व अंतस्थ व्यंजन है। ये स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति है जो जीभ, तालु, दांत और ओठ के परस्पर सटने से उच्चारित होते हैं, किंतु कभी भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता, अतः ये अंतस्थ व्यंजन या अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन सा है, तो या, रा, ला, वा, ये जो चारों वर्ण है ना, वो आप लोगों का अंतस्थ व्यंजन कहलाएगा। और इसे अर्ध स्वर भी कहा जाता है। क्या, तो अर्ध स्वर भी कहा जाता है, याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। उदाहरण में देखो दिया गया है या, रा, ला, वा, तो ये अंतस्थ कहलाता है आप लोगों का, है ना। चलिए उसके अलावा तीसरा को ध्यान से पढ़ते हैं। ऊष्म व्यंजन। शा, 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 हा ऊष्म व्यंजन है जिसका उच्चारण एक प्रकार के रगड़ घसड़ से उत्पन्न ऊष्म गर्म वायु से होता है, इसलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इसे संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। ये चार होते हैं। कौन कौन सा, तो शा, 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 हा, ये देखो चारों तीनों जो सा है वो, और हा जो है ना वो आप लोगों का ऊष्म व्यंजन कहलाता है। और ऊष्म व्यंजन को आप लोगों को थोड़े से सरल तरीके से बताऊँ ना, तो ऊष्म व्यंजन वो व्यंजन कहलाता है जिसके उच्चारण करने से, मतलब बोलने से ना, जो ध्वनि है उसका रगड़ घसड़ से, मतलब रगड़ से उत्पन्न होता है, बार बार रगड़ने से उत्पन्न होता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा याद रखना है, पूछा जाता है आप लोगों से। चलिए नेक्स्ट को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं, ठीक है। चलिए चौथा को ध्यानपूर्वक पढ़िए आप लोग। उत्प्रेक्षी व्यंजन। तो उत्प्रेक्षी व्यंजन क्या होता है, सबसे पहला उसका परिभाषा को पढ़ो। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करता है, तुरंत नीचे गिरता है, तो उसे उत्प्रेक्षी व्यंजन कहा जाता है। इसे द्विगुण को भी शामिल किया गया है। मतलब ये जो डमरू व ढक्कन जो दिया ना, उसे उत्प्रेक्षी व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। मूर्धा कहने का मतलब यह है कि आपका जो टंक है, आपका जो जीभ है ना, वो ऊपर की ओर उड़ता है और टकराता है ऊपर के हिस्से से और फिर से नीचे तुरंत आ जाता है, तो वो मूर्धा जो ध्वनि है वो कहलाता है, या उत्प्रेक्षी जो व्यंजन है वो कहलाता है। आप लोगों को इतने परिभाषा को याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में ना इसके पांचवा जो संयुक्त व्यंजन है उसके बारे में जान लेते हैं। चलिए पांचवा संयुक्त व्यंजन के बारे में जानते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, इसके परिभाषा को पढ़ लीजिए। जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन में जो पहले व्यंजन होता है वह हमेशा स्वर रहित होता है और इसके विपरीत दूसरा व्यंजन हमेशा स्वर सहित होता है। देवनागरी लिपि में कुछ ऐसे व्यंजन होते हैं जो दो या दो से अधिक अक्षरों व्यंजनों से मिलकर बना होते हैं। इसकी संख्या 4 होता है, छ छत्री का, त्रात्रिशूल का, ज्ञाज्ञानिक और स्राश्रमिक का। तो संयुक्त व्यंजन के बारे में आप लोगों को मैं शुरुआती में बताया ना कि छ छत्री का, त्रात्रिशूल का, ज्ञाज्ञानिक और स्राश्रमिक का जो है ना, वो आप लोगों का संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आ जाएगा। तो इन चारों को आप लोगों को नोट करना है, ठीक है। और सबसे पहला ये जो चारों की चारों जो व्यंजन है वो किससे मिलकर बना है ये जान लीजिए। तो सबसे पहला इसको देखोगे ना तो आप लोगों को पता चलेगा ये जो छ छत्री का है ना, वो का और श से मिलकर बना है। किससे, तो का और श से मिलकर के ये जो छ है वो बना है। और त्र जो है वो ता और रा से मिलकर बना है। ज्ञा जो है वो जा और इया से मिलकर बना है। और ये जो श्रमिक का जो है ना वो आप लोग का शा और र से मिलकर के बना है, ठीक है। तो देखो नोट करके और भी दिया है, ये जो छ है, छ का स्थान वर्णमाला के क के बाद आता है। तो ये छ किसके बाद आता है, तो क के बाद आता है, याद रखना है। उसके अलावा संयोग द्वित्व क्या है ये जान लीजिए। सबसे पहला, किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ होता है तो उसे संयोग द्वित्व कहते हैं। चलिए उसके अलावा वर्णों का वर्गीकरण स्वर तंत्री श्वसन के आधार पर, मतलब जब हम लोग ना किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं ना तो
उसमें श्वसन के आधार पर ना हम लोग जो वर्ण है ना उसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक इसको भी पढ़ते हुए चलते हैं। फर्स्ट को पढ़िए, कंपन के आधार पर व्यंजन के दो भाग में बांटा गया है। उसके अलावा नेक्स्ट को पढ़ो, स्वर तंत्रीय के आधार पर ध्वनि का वर्गीकरण दो भाग में किया गया है। तो दोनों के दोनों सेम है। ठीक है, सबसे पहला ये मान के चलना है जो आप लोगों का वर्गीकरण किया गया है उसे दो भाग में वर्गीकरण किया गया है, मतलब बोलने के आधार पर, श्वसन के आधार पर। कौन कौन सा? तो सबसे पहला अघोष ध्वनि और दूसरा घोष ध्वनि। कौन कौन सा? तो अघोष ध्वनि और घोष ध्वनि। तो सबसे पहला अघोष ध्वनि क्या है ये जान लो। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन ना हो उसे अघोष ध्वनि कहते हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित वर्ण आते हैं। सबसे फर्स्ट को देखो, इसमें स्पर्श व्यंजन 10, प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा वर्ग। तो कौन कौन सा है? तो सबसे पहला मैंने आप लोग को एक चीज़ याद करने के लिए बोला था ना, क्या? तो आप लोगों को याद करने के लिए बोला था ना, ये जो क च ट त प है ये वाला, तो इसी को ना अलग अलग भाग में बांटा गया जो स्पर्श व्यंजन है उसी को। ठीक है, क से क्या होगा? तो क ख ग घ अंगा, च से च छ ज झ, यहाँ ट से ट ठ ड ढ अड़ा, त से त थ द ध न और प से प फ ब भ म। तो ये पाँचों के पाँचों को आप लोगों को लिखना है और उसके अलावा ऊपर में आप लोग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा ऐसे लिखना है। और अघोष कौन सा कहलाएगा? तो ये जो पहला होगा वो अघोष होगा और दूसरा लाइन होगा वो आप लोगों का क्या होगा? अघोष होगा। मतलब ये जो है कि स्पर्श व्यंजन का पहला और दूसरा जो होगा वो अघोष कहलाएगा। और उसके अलावा घोष के बारे में जानते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्री में कंपन उत्पन्न हो उसे घोष ध्वनि कहते हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित वर्ण आते हैं। फर्स्ट को देखो, स्पर्श व्यंजन 15, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा जो वर्ण है वो क्या कहलाएगा? तो वो घोष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? घोष कहलाएगा। कौन कौन सा? तो तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण है ना वो घोष कहलाएगा। और अघोष पहला, दूसरा अघोष कहलाएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा घोष कहलाएगा। ठीक है, आप लोगों से प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? आप लोगों को इनमें से कोई भी एक को दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा घोष है और कौन सा अघोष है, छांटिए बोलकर दे दिया जाएगा। तो क्या करोगे? इसीलिए आप लोगों को इसे याद रखना है। ठीक है, मतलब जो स्पर्श व्यंजन है उसका जो पहला और दूसरा जो है ना वो आप लोगों का अघोष कहलाएगा और तीसरा, चौथा, पांचवा जो है वो आप लोगों को घोष कहलाएगा। इतनी सी बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा दूसरा को पढ़ो, ऊष्म व्यंजन 3 आता है। इसमें मतलब जो अघोष आएगा ना उसमें ऊष्म व्यंजन का तीनों जो श रहेगा वो आएगा। श, श, स जो है ना वो ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आ जाएगा और आप लोगों का अघोष के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा इस प्रकार अघोष ध्वनिया की संख्या कितना है? तो अघोष ध्वनि की जो संख्या ना वो टोटल 13 है। आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा नोट दिया है, नोट में पढ़ो, श, अघोष, महाप्राण व ऊष्म ध्वनि है। ठीक है, तो क्या ये जो श है वो क्या है? तो अघोष भी है, महाप्राण भी है और ऊष्म ध्वनि भी है। और उसके अलावा ये जो क है ना वो अघोष और अल्प प्राण है। ठीक है, तो ये याद रखना है। इसमें का दूसरा को पढ़ो, अंतस्थ व्यंजन या, र, ल, व। तो ये चारों की चारों जो है वो आप लोगों का घोष ध्वनि के अंतर्गत आ जाएगा। ऊष्म व्यंजन का एक जो है ना वो आप लोगों का घोष के अंतर्गत आ जाएगा। और चौथा को पढ़ो, समस्त स्वर्ण वर्ण 11 जो अलग अलग जो स्वर वर्ण है ना वो सारे के सारे आप लोगों का जो घोष ध्वनि है उसके अंतर्गत आ जाएगा। इसके अलावा इस प्रकार से घोष ध्वनि की जो संख्या वो कितना हो जाएगा? तो 31, मतलब 11 + 20 टोटल मिलाओगे तो 31 हो जाएगा। ठीक है, स्वर वर्णों को भी जोड़ोगे तो। नोट करके दिया है उसे पढ़ो, अ मूल स्वर, ह्रास स्वर, कंठव्य एवं घोष ध्वनि, मर्मर स्वर को अर्ध घोष भी कहा जाता है। मतलब ये जो अ है ना वो आप लोग का मूल स्वर है, ह्रास स्वर है और कंठव्य और साथ में घोष भी है। तो ये तीनों चारों है, आप लोगों को याद रखना है इस अ के बारे में। ठीक है, तो इतना सी बात आप लोगों को याद रखना है। और चलिए उसके अलावा ना व्यंजन का जो वर्गीकरण है वो श्वसन या प्राण के आधार पर भी हम लोग इसका वर्गीकरण करेंगे। और इसमें पहला जो आएगा वो अल्प प्राण आएगा और दूसरा जो होगा वो महाप्राण आएगा। इसको भी आप लोगों को याद करना है, प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट को सबसे पहला इसको ध्यानपूर्वक पढ़ो। अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनि का संबंध हवा की कम बेसी से है। तो हवा की जब कम बेसी से है ना, मतलब जब आप लोग किसी वर्ण का उच्चारण करोगे ना तो हवा जब कम या ज़्यादा आप लोगों के मुख से जो होगा ना उसको अल्प प्राण और महाप्राण के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, दूसरा को पढ़ो, उच्चारण में वायु प्रेक्षण या श्वसन के दृष्टि से व्यंजन के दो प्रकार के होते हैं।
तीसरा को पढ़ो, प्राण तत्व या मात्रा के आधार पर व्यंजन के भाग, मतलब व्यंजन है ना उसको दो भाग में बांटा गया है, पहला अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। तो अल्प प्राण क्या है, सबसे पहला आप लोग ये जान लो, जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से गर्म वायु का प्रक्षेपण कम या एकदम नहीं हो, साथ ही मुंह से हाकार की ध्वनि भी निकले, अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित वर्ण आते हैं, जैसे पहला, स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण, मतलब 1 से लेकर के 5 तक की ये दिया है स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होगा वो आप लोगों का अल्प प्राण में आ जाएगा। और दूसरा महाप्राण की अगर बात करोगे ना, तो दूसरा और चौथा जो रहेगा वो आप लोगों का महाप्राण के अंतर्गत आ जाएगा। उसी प्रकार से आप लोगों को घोष और अघोष के बारे में बताया था ना, अघोष जो होगा वो पहला और दूसरा होगा, और घोष जो होगा वो आप लोग का तीसरा, चौथा और पांचवा होगा, बताया था। सेम आप लोगों का अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में है। अल्प प्राण जो होगा वो आप लोगों का पहला, तीसरा और पांचवा जो होगा वो आप लोगों का अल्प प्राण हो जाएगा, और महाप्राण जो होगा वो दूसरा और चौथा महाप्राण हो जाएगा। तो आप लोगों को चलिए थोड़ा सा बता दूं कि महाप्राण क्या होता है। जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से गर्म वायु का प्रक्षेपण अधिक हो, साथ ही मुंह से हकार की ध्वनि निकले, महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित वर्ण आता है, जैसे फर्स्ट में दिया है, स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक दूसरा और चौथा। तो अभी आप लोग को बताना कि दूसरा और चौथा जो होगा ना वो आप लोगों का महाप्राण कहलाएगा, बताया था ना अभी जस्ट। चलिए उसके अलावा दूसरा को ध्यान से पढ़ो, अंतस्था व्यंजन या रा लावा। तो अंतस्था जो व्यंजन या रा लावा है ना वो आप लोग का अल्प प्राण के अंतर्गत आ जाएगा। उसके अलावा नोट दिया है उसको पढ़ो। इस प्रकार के अल्प प्राण वर्ण की संख्या कितनी है, तो 19 है। ता द न अल्प प्राण ध्वनि है, का और या अल्प प्राण व्यंजन है। तो आप लोगों को इतनी चीज़ इसमें याद करना है। दूसरा इसमें का महाप्राण का याद रखो, उसमें व्यंजन श श श जो है ना वो आप लोग का महाप्राण के अंतर्गत आएगा, और नोट करके दिया है उसे पढ़ो। इस प्रकार के महाप्राण वर्ण की संख्या 14 है। कितना, तो 14 महाप्राण होगा और 19 अल्प प्राण होगा, ठीक है। घ झ और ठ जो है वो महाप्राण व्यंजन हो जाएगा आप लोगों का। तो इतनी सारी बातें आप लोगों को याद रखना है। आप लोगों को जो जो बोला है उन सारे को ना शॉर्ट नोट के रूप में आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए आप लोगों को अब कितना याद हुआ ना, इसके लिए अब हम लोग 1 से लेकर के 25 से 30 हम लोग ना MCQ करेंगे। तो चलिए अब आप लोग को क्या करना है, मेरे आंसर देने से पहले खुद आंसर देने की कोशिश करना है, और आप लोगों को इतना थ्योरी में ना कितना याद हुआ ये आप लोगों को सबसे पहला चेक करना है, ठीक है। ताकि आप दोबारा ऐसे प्रश्न देखोगे ना तो ईजिली आप लोगों को याद रहेगा। तो इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि आप पहले खुद से आंसर दो, उसके बाद ना विस्तार पूर्वक मैं आप लोगों का इसका आंसर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए फटाक से शुरू करते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यानपूर्वक पढ़िए। बाह्य प्रयत्नों के आधार पर वर्ण के मुख्यतः कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा? सबसे पहले आप इसका आंसर दीजिए, फिर इसका विस्तार पूर्वक मैं आप लोगों को इसका आंसर दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है 2 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो बाह्य प्रयत्नों के आधार पर वर्णों के मुख्यतः कितने भेद होते हैं बोला है। तो वर्णों के मुख्यतः 2 ही भेद ना होगा जी हैं। सबसे पहला जो होगा वो स्वर वर्ण हो जाएगा। क्या? तो स्वर वर्ण पहला हो जाएगा और दूसरा व्यंजन हो जाएगा आप लोगों का। पहला स्वर वर्ण हो जाएगा, दूसरा व्यंजन वर्ण हो जाएगा। तो बाह्य प्रयत्नों के आधार पर वर्णों की जो संख्या होगी वो मुख्यतः 2 ही ना होगा जी हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 को ध्यान से पढ़िए। व्यंजन किसे कहते हैं? ऑप्शन ए स्वर वर्ण का मेल, ऑप्शन बी व्यंजन एवं व्यंजन वर्ण, ऑप्शन सी व्यंजन एवं स्वर वर्ण, या ऑप्शन डी व्यंजन परतंत्र वर्ण है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी व्यंजन परतंत्र वर्ण है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो व्यंजन किसे कहते हैं बोला है, और मैंने आप लोग को थ्योरी में क्या बोला था, क्या समझा था आप लोगों को? व्यंजन जो है वो एक परतंत्र वर्ण है, मतलब स्वरों की सहायता से बोले जाने वाली जो वर्ण है उसे क्या कहते हैं? तो व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन जो वो परतंत्र वर्ण है, आप लोग को समझाया था ना, आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया था ना कि क प्लस अ करके अगर मैं लूँ ना
ना तो वो आप लोगों का क बनेगा पूरी तरह से। ये जो क वर्ण है उसको मैं उच्चारण करूँ या संधि विच्छेद करूँ ना तो क के साथ क्या छुपा हुआ है, अ जो ध्वनि है वो छुपा हुआ है, जो वर्ण है वो है ना, तो अ वर्ण छुपा है ना क के साथ में। तो व्यंजन जो है वो एक परतंत्र वर्ण है, मतलब स्वर की सहायता से व्यंजन का उच्चारण होता है। ठीक है, तो ये परतंत्र वर्ण है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को करते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वर्ण नहीं है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अ, ऑप्शन सी ड या ऑप्शन डी ज्ञ। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वर्ण नहीं है बोला है, और जो संयुक्त वर्ण की जो टोटल संख्या है वो आप लोगों का 8 प्रकार के संयुक्त वर्ण होते हैं। और ये जो संयुक्त वर्ण है ना उसके 2 भाग में बांटा गया है। सबसे पहला जो भाग होगा वो स्वर का संयुक्त वर्ण होता है और दूसरा व्यंजन का संयुक्त वर्ण होता है। स्वर का जो संयुक्त वर्ण होगा वो क्या होगा आप लोगों का ए, और उसके अलावा ए, उसके अलावा ओ, और उसके अलावा जो और रहेगा ना, ये चारों के चारों आप लोगों का क्या होगा, स्वर का जो संयुक्त वर्ण है वो आप लोग का हो जाएगा। और उसके अलावा जो व्यंजन का संयुक्त वर्ण होगा ना वो आप लोगों को मैंने बताया था ना कि छ छतरी का, त्रा त्रिशूल का, ज्ञा ज्ञानी का और स्रा श्रमिक का, ये जो चारों के चारों जो आप लोगों का वर्ण है ना वो व्यंजन का वर्ण हो जाएगा। तो इसमें पूछा है संयुक्त वर्ण नहीं है बोला है, तो संयुक्त वर्ण जो है ना उसमें आप लोगों का ड डमरू नहीं है। देखो ए जो है वो आप लोग का संयुक्त वर्ण होगा स्वर का, और जो है वो भी स्वर का संयुक्त वर्ण हो जाएगा, और जो डी है ज्ञा वो भी आप लोग का व्यंजन का संयुक्त वर्ण हो जाएगा। लेकिन आप लोग का ड जो है वो संयुक्त वर्ण नहीं है, वो ये जो है वो अनुनासिक के अंतर्गत आता है। आप लोगों को ये याद रखना है। ठीक है, और ये आठों के आठों को आप लोग नोट करके रख लीजिए। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा भ्रामक थोड़ा सा, ताकि आप कंफ्यूज हो पाओ। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। जिन ध्वनि चिन्ह द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसकी समिष्ट को कहते हैं। ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी भाषा या ऑप्शन डी वर्ण या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी भाषा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? जिन ध्वनि चिन्ह द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसकी समिष्ट को कहते हैं। तो भैया आप लोग एक दूसरे से जब बात करोगे, अपना विचार का आदान प्रदान करोगे, तो वो क्या कहलाएगा जी? किसके थ्रू आप लोग विचार का आदान प्रदान करते हो? भाषा के थ्रू ना करते हो? तो ये जो रहेगा ना वो आप लोग का भाषा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यान से पढ़िए। राम शब्द में कितने वर्ण हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4 या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी 4 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो राम शब्द में कितने वर्ण है बोला है, तो राम शब्द में जो वर्ण है वो 4 वर्ण आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। मुझे पता है कि कई लोग 2 को ही करेक्ट ले लेंगे, लेकिन 2 नहीं होगा, 4 होगा। कैसे होगा आप लोग ये जान लो। सबसे पहला आप लोग राम को लिख करके देखो, तो रा, ठीक है, तो रा के साथ क्या आएगा, आ जो है वो आप लोगों को आ जाएगा। तो रा, अ, फिर से प्लस होगा, फिर से म, और फिर से क्या होगा, फिर से म अ हो जाएगा। तो क्या होगा, रा अ मा अ, तो राम हो जाएगा ऐसे, है ना। मैंने आप लोग को बताया था ना कि जो व्यंजन है वो आप लोगों का स्वर की सहायता से बोला जाता है। तो ये जो रा है वो आप लोग का व्यंजन हो जाएगा, और किसकी सहायता से बोला जा रहा है, तो अ की सहायता से वो बोला जा रहा है। तो रा अ मतलब ये 2 वर्ण हो गया, और म भी व्यंजन है, तो म के साथ क्या जुड़ा हुआ है, तो अ जुड़ा हुआ है, तो म अ मतलब रा अ म अ। तो राम जो शब्द है ना वो आप लोगों का टोटल 4 जो वर्ण है वो आप लोगों का हो जाएगा। तो आप लोगों को ये याद रखना है, ऐसे ही आप लोगों से कोई भी नाम लेकर के पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यान से पढ़िए। निषेध शब्द किन ध्वनियों के मेल से निर्मित है? मतलब आप लोगों को ये बताना है कि ये जो निषेध शब्द है ना वो कितने ध्वनियों के मेल से निर्मित है, आप लोगों को ये बताना है। सेम आप लोगों को मैंने प्रश्न क्रमांक 5 में बताया था ना, सेम वैसे ही बनेगा। आप लोगों को क्लू दे दिया। अब बताओ क्या इसका आंसर होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी या ऑप्शन ई। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो लिखा है वर्ण है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो निषेध शब्द में कितने ध्वनियों के मेल से विनिर्मित है, मतलब बना हुआ है। तो निषेध को जब आप संधि विच्छेद करोगे ना तो ये जो नी है वो सिर्फ क्या होगा, तो ना हो जाएगा। जब इसमें छोटी की मात्रा लगा है तो इसमें बड़ी की ई इमली, ऐसा वाला ई तो होगा नहीं, छोटा ही हो जाएगा। ये जो शे दिया है तो देखो शा लिखा है, उसके साथ ए की मात्रा है तो ए यहाँ पास हो जाएगा। और धा जी है तो वो देखो ये धा, और धा में क्या छुपा हुआ है, अ छुपा हुआ है। तो आप लोगों को ये करेक्ट हो जाएगा ना। जी हाँ, जब मात्रा को आप लोग अलग अलग संधि विच्छेद करना सीख जाओगे ना तो आराम से बन जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यान से पढ़िए। हिंदी में अनुनासिक वर्ण की संख्या है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4 या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। और मैंने आप लोग को थ्योरी में ये सारा चीज़ बताया हुआ था, तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं ही करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो हिंदी में अनुनासिक के वर्ण की संख्या है। और मैंने आप लोगों को थ्योरी पढ़ाते वक्त आप लोगों को स्पर्श व्यंजन के बारे में बताया था। और स्पर्श व्यंजन का जो 5 वर्ण है उसे आप लोगों को पहले याद करने के लिए बोला था ना कि क, च, ट, त और प जो है ऐसे याद करने के लिए आप लोगों को बोला था ना। और उसमें आप लोगों को बताया था ना क से क ख ग घ अंगा, ठीक है। और च से च छ ज झ इया, ट से ट स ड ढ अड़ा, और आप लोगों का त से त थ द ध न, और प से प फ ब भ म। और आप लोगों को बताया था ना कि ये जो स्पर्श व्यंजन उसका लास्ट वाला जो पाँचों के पाँचों रहेगा ना वो आप लोगों का अनुनासिक के कहलाता है। आप लोगों को थ्योरी में बताया था ना। और अनुनासिक की गणों ना जी 1 2 3 4 5 ना होगा। जैसे ये क च ट त प यहाँ 5 हो रहा है तो यहाँ भी 5 होगा ना। जी है। तो आप लोगों को इसकी संख्या के बारे में बताना था, तो यहाँ 5 ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं ही करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को ऐसे आप लोग को एग्जाम्पल के थ्रू याद रखना है। आप लोगों को रटना नहीं है, समझना है। एक बार ऐसे समझ जाओगे ना तो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। आप लोगों को भले ही अभी लेट लगेगा चलेगा, थोड़ा सा दिक्कत होगा चलेगा, लेकिन आप लोग एक बार याद हो जाएगा ना तो कभी आप लोग ऐसे प्रश्न को नहीं भूलोगे। इसीलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यान से पढ़ो। निम्नलिखित में अर्ध स्वर है। ऑप्शन ए या व म, ऑप्शन बी व ह घ, या ऑप्शन सी ह व त, या ऑप्शन डी य व ह। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी य व ह जो है करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो मैंने आप लोग को थ्योरी पढ़ाते वक्त बताया था ना कि अर्धस्वर किसे कहते हैं। तो अर्धस्वर जो है वो आप लोगों का य व और ह है ना वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को बताया था और नोट करने के लिए भी बोला था, है ना। चलिए इसी प्रकार से अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। ये प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यान से पढ़िए। असत्य कथन को चिन्हित कीजिए, मतलब इसमें जो गलत है आप लोगों को ये बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। ऑप्शन बी स्वर ध्वनि कंठ से निकलती है तथा बिना अवरोध मुख गुहा से बाहर चली जाती है। ऑप्शन सी व्यंजन के उच्चारण में स्वर ध्वनि की योगदान नहीं होती है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। आप लोगों के लिए केवल 3 ही ऑप्शन दिया हूँ, चलो इन्हीं तीनों में से एक इसका आंसर होगा। तो बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। व्यंजन के उच्चारण में स्वर ध्वनि की योगदान नहीं होता, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? असत्य कथन को चिन्हित कीजिए, मतलब जो गलत है उसे बताना था आप लोगों को। और ऑप्शन नंबर सी है वो पूरी तरह से गलत है। कैसे? व्यंजन के उच्चारण में स्वर ध्वनि का योगदान नहीं होता बोला है। और मैंने आप लोग को थ्योरी में बताया था बिना स्वर की सहायता के व्यंजन का उच्चारण हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। जैसे अगर मैं क लिखता हूँ तो क के साथ क्या छिपा हुआ है, तो क के साथ अ ध्वनि जो है जो स्वर है ना वो छुपा हुआ है। बिना आ के क का उच्चारण हो ही नहीं सकता। मैंने आप लोग को थ्योरी में बताया था ना। तो ये जो थ्योरी जो बोला है वो आप लोगों का गलत हो जाएगा, मतलब गलत कथन है ये वाला, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है, रटना आप लोगों को नहीं है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यान से पढ़िए। स्पर्श व्यंजन वाला वर्ग कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी क च त प ये जो है ना वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो स्पर्श व्यंजन वाला वर्ग कौन सा है बोला है, और मैंने आप लोग को थ्योरी में बताया था ना कि स्पर्श व्यंजन की जो संख्या है वो टोटल 25 होता है, और स्पर्श व्यंजन जो है वो आप लोगों का क च ट त, और ये जो प है ना वो आप लोग का स्पर्श व्यंजन हो जाएगा। क से क ख ग घ अंगा, च से च छ ज झ यहाँ, ट से ट ठ ड ढ अड़ा, त से त थ द ध न, और प से प फ ब भ म। ये आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो आप लोग का स्पर्श व्यंजन हो जाएगा। आप लोग को बताया था ना। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी जो है ना य र ल व जो है ना वो आप लोगों का अंतःस्था हो जाएगा। क्या? तो अंतःस्था व्यंजन जो है वो आप लोग का य र ल व हो जाएगा। और उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी ये जो श श श है ना वो आप लोगों का संघर्षी व्यंजन हो जाएगा। आप लोगों को बताया था ना शुरुआती में आप लोग को जब थ्योरी पढ़ा रहा था, तो जो संघर्षी व्यंजन है वो श श श है जो वो आप लोग का संघर्षी व्यंजन हो जाएगा। आप लोग को बताया था ना। और ये तो मिक्स है, तो इसलिए किसी भी कैटेगरी में उतना नहीं आएगा। ठीक है, इन तीनों को आप लोगों को याद रखना है। इतना सारा अलग अलग ऑप्शन को इसीलिए बता रहा हूँ। ये जरूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ सेम वही पूछे। आप लोगों से थोड़े से घुमा करके पूछ दिया जाएगा, तब कैसे करोगे? तो इसीलिए आप लोगों को सभी प्रकार से याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यान से पढ़िए। ट वर्ग के व्यंजन का अंतिम वर्ण है। ऑप्शन ए या, ऑप्शन बी ना, ऑप्शन सी अड़ा, या ऑप्शन डी म। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए आप सबसे पहला। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी अड़ा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ट वर्ग के व्यंजन का अंतिम वर्ण है बोला है, और मैंने आप लोग को स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ण याद करने के लिए अभी भी बोला था। क च ट त और प करके बताया था। तो क का क्या होगा? क ख ग घ अंगा हो जाएगा। च छ ज झ यहाँ आप लोगों का हो जाएगा। और ट ठ ड ढ क्या होगा? अड़ा होगा। त थ द ध ना हो जाएगा। और प फ ब भ म हो जाएगा। इसमें पूछा गया है कि ट वर्ग के अंतिम व्यंजन, तो ये जो ट वर्ग है ना उसका अंतिम व्यंजन कौन आ रहा है जी? अड़ा ना हो जाएगा पांचवा वाला जी है। तो ये जो ट वर्ग का अंतिम व्यंजन होगा वो ऑप्शन नंबर सी अड़ा जो है वो आप लोगों को करेक्ट हो जाएगा। कभी इसी प्रकार से भी पूछा जाता है, तभी मैं बोल रहा था आप लोगों को कि बहुत अच्छे से आप लोगों को समझना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। अभी टाइम है आप लोगों के पास, इसीलिए बोल रहा था। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यान से पढ़िए। नासिक के व्यंजन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जिन व्यंजन के उच्चारण से हवा मुख से बाहर निकलती है। ऑप्शन बी जिन व्यंजनों के उच्चारण से हवा नाक से बाहर निकलती है। ऑप्शन सी जिन व्यंजनों के उच्चारण से हवा जिह्वा से बाहर निकलती है। या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जिन व्यंजनों के उच्चारण से हवा नाक से बाहर निकलती है करेक्ट हो जाएगा। और नासिक के व्यंजन के बारे में मैंने आप लोग को क्या बताया था कि जिन व्यंजन का उच्चारण करते समय उसको जब आप लोग बोलोगे ना तो उसका जो हवा है ना वो आपके शरीर के बाहर जब निकलेगा तो वो नाक से अधिकतर निकलेगा, और नाक से जब निकलता है ना तो वो व्यंजन जो कहलाता है वो नासिक के व्यंजन कहलाता है। आप लोगों को मैं थ्योरी पढ़ाते वक्त बताया था। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को फिर से इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यान से पढ़िए। नासिक के व्यंजन किसे कहा जाता है? ये तो सेम प्रश्न हो गया यार। और नासिक के व्यंजन किसे कहा जाता है अभी आप लोग को बताया था ना। तो नासिक के व्यंजन जो कहा जाता है वो आप लोगों का जिन व्यंजनों के उच्चारण से हवा नाक से निकलता है वो क्या कहलाएगा? तो नासिक के व्यंजन कहला जाएगा। ये बात आप लोगों को याद रखने के लिए बोला था ना। तो ये सेम प्रश्न हो गया। ठीक है, इसलिए आप लोगों को तुरंत ही इसका आंसर दे दिया। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। अघोष अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का चयन कीजिए। मतलब अघोष भी है और अल्प प्राण भी है, तो वह कौन सा व्यंजन है आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी था, ऑप्शन सी जा, या ऑप्शन डी या। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो अघोष अल्प प्राण व्यंजन का चयन कीजिए बोला है, तो आप लोगों को इसे कैसे याद रखना था। सबसे पहला थ्योरी पढ़ाते वक्त मैंने आप लोग को अघोष के बारे में क्या क्या बोला था। तो स्पर्श व्यंजन का पहला और दूसरा जो है वो आप लोग का क्या कहलाएगा? अघोष कहलाएगा। आप लोगों को बताया था ना। मतलब क च ट त और प ऐसे आप लोगों को लिखना था। और उसके बाद अघोष व्यंजन कौन सा है? तो स्पर्श व्यंजन का पहला और दूसरा जो वर्ण होगा वो आप लोगों का अघोष कहलाएगा, बताया था ना। और उसके अलावा अल्प प्राण के बारे में भी क्या बताया था? अल्प प्राण के बारे में बताया था कि पहला
तीसरा और पांचवा जो वर्ण होगा, ये जो स्पर्श व्यंजन है उसका, वो आप लोगों का क्या कहलाएगा, अल्प प्राण कहलाएगा। तो दोनों के दोनों किस में आ रहा है जी, हाँ अघोष भी पहला आ रहा है और अल्प प्राण भी पहला ही आ रहा है ना। तो पहला में क्या वर्ण है, तो क जो वर्ण है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। मैंने आप लोग को स्पर्श व्यंजन को पढ़ाते वक्त बताया था ना, 25 के 25 आप लोगों को यहाँ पास लिखना है और सबसे पहले आप लोगों को चेक करना था अलग अलग करके, क ख ग घ अंगा च छ ज झ इया ट ठ ड ढ अड़ा त थ द ध न और प फ ब भ म, ऐसे करके लिखना था। और आप लोगों को इसे याद ही रखना है, अघोष कौन कौन सा है, अल्प प्राण कौन कौन सा है। जब तक याद नहीं रखोगे तब तक बनाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को याद ही रखना है इन सारी चीज़ों के बारे में। प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से पढ़िए। नासिक के व्यंजन है, ऑप्शन ए वर्ण वर्ग का प्रथम वर्ण, ऑप्शन बी वर्ण वर्ग का पंचम वर्ण, ऑप्शन सी वर्ण वर्ग का तृतीय वर्ण, या ऑप्शन डी वर्ण वर्ग का द्वितीय वर्ण। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। ध्यान से पढ़ोगे तो ईजी है बहुत ये भी आप लोगों के लिए। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए पहले आप। क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी वर्ण वर्ग का पंचम वर्ण करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो नासिक के व्यंजन है और नासिक के बारे में मैंने आप लोग को क्या बताया था, आप लोगों को स्पर्श व्यंजन याद ही रखना है। क्या क्या, तो क च ट त, और ये जो प है ना, ये आप लोग को याद रखना है। क से क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ अड़ा, त थ द ध न और प फ ब भ म। और आप लोगों को लास्ट वाला ये जो वर्ण है, मतलब ये जो स्पर्श व्यंजन है उसका जो पांचवा वाला जो पूरा वर्ण है वो नासिक के कहलाता है। आप लोगों को बताया था ना मैंने। और नासिक के व्यंजन वो व्यंजन कहलाता है जिसका उच्चारण नाक से निकलता है, मतलब जब उच्चारण करोगे तो हवा नाक से निकलता है, वो नासिक के कहलाता है। आप लोग इसकी जो परिभाषा उसे याद भले ही मत रखिए, लेकिन ये जो स्पर्श व्यंजन है उसका जो पांचवा वर्ण है वो नासिक के कहलाता है, ये याद रखना जी। कोई भी पूछे इजीली आप लोग बता दोगे, तो रटना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। इतना सारा इसीलिए मैं आप लोगों को बताते रहता हूँ। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को ध्यान से पढ़िए। जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ होता है तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन बी संयोग द्विग, ऑप्शन सी स्पष्ट, ऑप्शन सी इशित। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ होता है तो वो संयुक्त व्यंजन ना कहलाता है जी। आप लोगों को थ्योरी पढ़ाते वक्त इसकी परिभाषा में बताया था और सेम टू सेम परिभाषा को दे दिया, अगर पूछा ये क्या कहलाता है बोल करके, तो मैंने आप लोग को नोट करने के लिए भी बोला था इसके बारे में। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को ध्यान से पढ़िए। हिंदी में पश्च स्वर है, ऑप्शन ए ई ए, ऑप्शन बी ई आ, ऑप्शन सी आ उ, या ऑप्शन डी ऊ ओ। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप, फिर इसको मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक थोड़े समझाऊंगा। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी ओ जो है वो आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो हिंदी में पश्च स्वर है बोला है तो पश्च स्वर जो होगा वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोगों को इसे कैसे याद रखना है, तो आप लोग को थ्योरी में ना एक आप लोगों का आएगा कौन कौन सा, तो सबसे पहला आप लोगों का आएगा अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर और तीसरा पश्च स्वर। कौन कौन सा, तो सबसे पहला आपको अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, 3 प्रकार के स्वर होते हैं, ऐसे आप लोग समझिएगा, ठीक है। और ये जो स्वर है ना, अग्र स्वर, मध्य स्वर या पश्च स्वर ना, तो ये जब आप लोग किसी वर्ण का उच्चारण करते हो ना, तो आपकी जीभ के ना आगे भाग से आता है कि बीच वाले भाग से उच्चारण होता है कि लास्ट वाले भाग से उच्चारण होता है ना, तो इसके आधार पर अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर को रखा गया है, ठीक है। तो आप लोगों को इसे कैसे याद रखना है, आप लोग अनारा में आता होगा आप लोगों को, तो आप लोग को क्या करना है, सबसे पहला अग्र स्वर ऐसे लिखना है, बीच में मध्य स्वर और लास्ट में पश्च स्वर ऐसे लिखना है। और आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों का आ अनार तो आता होगा, तो आ अनार ऐसे बीच में लिखना है। उसके अलावा आ आमे का ऐसे बाद में लिखना है। उसके अलावा ई इमली का इधर लिखना है और ई इक का इधर लिखना है। फिर से उसके अलावा उ उल्लू का यहाँ लिखना है और उ उन का भी यहाँ आप लोगों को लिखना है। उसके अलावा री ऋषि को छोड़ देना। री ऋषि के बाद क्या आएगा, आप लोग का ए एड़ी का इस भाग में आएगा, मतलब ऐसे ऐसे अलग होगा, ए एड़ी का होगा और आ ऐनक का इसमें आएगा, और ओ ओखली का और आ औरत का जो रहेगा ना वो आप लोगों का इसमें हो जाएगा। तो ऐसे आप लोगों को ना लिख लिख करके याद करना है, ठीक है। तो आ अनार का इसमें, आमे का इसमें, इमली का इक का इसमें, उल्लू का उनका फिर से इसमें, और ऋषि को छोड़ देना है। उसके अलावा एड़ी का ऐनक का और ओखली का औरत का, ऐसे लिखोगे तो आप लोगों को याद होगा। और इसमें पूछा गया है, देखो पश्च पूछा है ना, तो पश्च क्या क्या दिया है, तो उल्लू का, ऊन का और ओखली का
का, तो उल्लू का भी इसमें है, ऊन का भी इसमें है और ओखली का जो दिया है वो भी इसमें है। तो पश्य स्वर आप लोगों का ये जो ऑप्शन नंबर डी है वो आप लोग का करेक्ट हो जाएगा, है ना। आप लोगों को ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। तो ऐसे याद रखोगे तभी आप लोगों से याद होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यान से पढ़िए। अनुस्वार है ऑप्शन ए स्वर के बाद आने वाला व्यंजन, ऑप्शन बी संज्ञा के बाद आने वाला व्यंजन, ऑप्शन सी मात्रा के बाद आने वाला व्यंजन, या ऑप्शन नंबर डी वर्ण के बाद आने वाला व्यंजन। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। स्वर के बाद आने वाला जो व्यंजन है ना तो उसे अनुस्वार कहते हैं, ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 को ध्यान से पढ़िए। स्वाश्रित वर्ण को कहते हैं, ऑप्शन ए स्वर वर्ण, ऑप्शन बी व्यंजन वर्ण, ऑप्शन सी अंतस्थ वर्ण, या ऑप्शन डी ऊष्म वर्ण। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए स्वर वर्ण करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो स्वाश्रित वर्ण को कहते हैं, स्वाश्रित का मतलब ये होता है कि वो स्वयं पे आश्रित होता है, किसी अन्य पे डिपेंड नहीं रहता है। तो जो स्वर वर्ण है वो खुद पर ही आश्रित रहता है, मतलब सेल्फ डिपेंड रहता है, मतलब खुद पर ही आश्रित रहता है, किसी और के भरोसे पे नहीं रहता, ये मान करके आप लोगों को चलना है। और उसी प्रकार से व्यंजन वर्ण जो होता है वो स्वतंत्र वर्ण नहीं होता है, वो परतंत्र वर्ण होता है, मतलब स्वर की सहायता से बोला जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं और स्वर जो होता है वो स्वतंत्र रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है स्वाश्रित वर्ण जो है ऑप्शन नंबर ए स्वर वर्ण करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 21 को ध्यान से पढ़िए। नासिक के व्यंजन हैं, अभी हम लोग ना पिछले प्रश्न में पढ़े थे कि नासिक के व्यंजन क्या होगा। तो नासिक के व्यंजन को आप लोगों को बताया था ना कि ये जो नासिक के व्यंजन होगा वो वर्ण का जो पंचम वर्ण है वो आप लोग का नासिक के व्यंजन कहलाता है। आप लोग को बताया था ना कि आप लोगों को क च ट त और ये जो पा है उसे याद रखना है, और क ख ग घ अंगा च छ ज झ या ट ठ ड ढ अड़ा त थ द ध न और प फ ब भ म। और ये जो है ना उसका जो लास्ट वाला जो होगा ना वर्ण पाँचों के पाँचों आप लोगों का नासिक के वर्ण के अंतर्गत आ जाता है। तो आप लोगों को ऐसे भी याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट इसलिए आप लोग को बताया क्योंकि इसको हम लोगों ने पिछले जो प्रश्न है उसमें किए थे, इस वजह से आप लोगों को तुरंत ही बता दिया हूँ मैं, ठीक है। चलिए अब तक का ना थोड़े से टफेस्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, तो ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। क्रमांक 22 को ध्यान से पढ़िए। ह म व र वर्णों का उच्चारण स्थान की दृष्टि से सही क्रम है। अब जो क्वेश्चन वो इसी प्रकार से आता है, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन नंबर ए ओष्ठ मूर्धन्य दंतव्य कंठ, ऑप्शन बी कंठ ओष्ठ दंतव्य मूर्धन्य, ऑप्शन सी मूर्धन्य कंठ दंतव्य ओष्ठ, या ऑप्शन नंबर डी दंतोष्ठ ओष्ठ कंठ मूर्धन्य। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कंठव्य ओष्ठ दंतोष्ठ मूर्धन्य करेक्ट हो जाएगा। कैसे? ह म व र वर्णों का उच्चारण स्थान की दृष्टि से सही क्रम बोला है, और ये जो वर्ण अलग अलग दिया है ना ह म व और र, तो ह जो है वो आप लोग का कंठव्य हो जाएगा, और म जो है वो आप लोग का ओष्ठ हो जाएगा, और व जो है आप लोग का दंतोष्ठ हो जाएगा, और र जो है ना वो आप लोग का मूर्धन्य के अंतर्गत आ जाएगा। तो ऐसे आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 को ध्यान से पढ़िए। च व्यंजन का उच्चारण होता है ऑप्शन ए नासिका से, ऑप्शन बी तालु से, ऑप्शन सी दंत से, या ऑप्शन डी वात्सल्य से। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी तालु करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो च व्यंजन का उच्चारण होता है, तो च व्यंजन का उच्चारण तो इजीली आप लोग को बताया था ना स्पर्श व्यंजन के बारे में, आप लोगों को क च ट त प करके बताया था ना आप लोगों को। सबसे पहला जो होगा वो आप लोग का कंठव्य तालव्य मूर्धन्य दंतव्य ओष्ठ हो जाएगा। तो कंठव्य के बाद क्या होगा? तालव्य ना हो जाएगा, जी हाँ। और तालव्य का मतलब मैंने आप लोग को थ्योरी में क्या बताया था? तालु बताया था। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 24 को ध्यान से पढ़िए। ओष्ठ ध्वनि है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। तो ओष्ठ ध्वनि कौन सा है आप लोगों को ये बताना है।
तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प फ ब भ म जो है वो आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ओष्ठ ध्वनि है बोले है, और ओष्ठ ध्वनि के बारे में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, आप लोगों को सबसे पहला स्पर्श व्यंजन जितने भी हैं आप लोगों को वो याद रखना है, चाहे वो क च ट त और प जो है ना ये आप लोगों को याद रखना है। क से क ख ग घ अंगा, च से च छ ज झ, या ट से ट ठ ड ढ, अड़ा त से त थ द ध न, और प से प फ ब भ म। उसके अलावा फर्स्ट में आप लोग को क्या याद करने के लिए बोला था, कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य, ओष्ठ। तो इसमें क्या पूछा है, ओष्ठ पूछा है। तो सबसे पहला कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य और पांचवा क्या होगा, ओष्ठ हो जाएगा। और ओष्ठ में क्या आएगा, प फ ब भ म, और प फ ब भ म कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऐसे आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। ऐसे याद रखोगे तो ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। चलिए आज की क्लास के अंतिम प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 को ध्यान से पढ़िए। यह संयुक्त व्यंजन माना जाता है, मतलब इसमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए ड, ऑप्शन बी म, ऑप्शन सी छ, या ऑप्शन डी यहाँ। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन माना जाता है, मतलब इसमें संयुक्त व्यंजन है पूछा है, और संयुक्त व्यंजन जो होगा वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी ना हो जाएगा। जी हैं, मैंने आप लोग को बताया था ना कि जो संयुक्त व्यंजन है उसकी जो संख्या है वो जो आप लोगों का 4 हो जाएगा। तो कौन कौन सा होगा, तो मैंने आप लोग को बताया था ना कि छ छत्री का, स्रा श्रमिक का, त्रा त्रिशूल का और ज्ञा ज्ञानी का जो है वो आप लोग का चारों के चारों ये जो वर्ण है ना वो आप लोग का संयुक्त व्यंजन में आ जाता है। और संयुक्त स्वर भी आप लोगों का 4 होता है। आप लोग को बताया था ना कि ए, उसके अलावा ओ, और उसके अलावा जो औ है वो आप लोगों का क्या होगा, तो ये आप लोग का संयुक्त जो स्वर है वो हो जाएगा, और संयुक्त व्यंजन ये वाला हो जाएगा। तो ऐसे आप लोगों को याद करने के लिए बताया था ना, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना। एटलीस्ट कम से कम आप लोग ना अपने एग्जाम तक की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं क्लास लेकर आऊँ प्रॉपर ना, तो आप लोग प्रॉपर टाइम पे ना आप लोग क्लास ले पाओ। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से कल।